चलो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, आदाब एंड वेलकम टू इंडियन डायस्पोरा टुडेज इवेंट। आज हम लोग, चूंकि ये आप जैसा जानते हैं कि हर महीने के शुरू के सैटरडे में हम ये उर्दू और मिली जुली जो हमारी साइंटिफिक कल्चर है उसके ऊपर, उसके लिटरेचर के ऊपर कुछ करते हैं। तो ज़ाहिर ज़बान हमारी उर्दू या हिंदुस्तानी होगी, हिंदी होगी। तो आज जो है गौहर रजा साहब और अमिताभ जोशी साहब, ये दो हजरात जो जाने पहचाने साइंटिस्ट भी हैं और पोइट भी हैं इत्तेफाक से, ये लोग बात करेंगे इल्म हकीकी वर्सेस इल्म मजाजी, पैरेलल्स बिटवीन साइंस एंड पोइट्री, यानी विज्ञान और कविता के बीच समानताएं। इस पे बात होगी। इसमें जाहिर है कि शेर व शायरी भी होगी और बड़े रीजंस होंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये टॉपिक। तो देखते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, मेरे ख्याल से अभी इस टाइम की गौर रजा साहब, अमिताभ जोशी साहब, दोनों को वेलकम करके दोनों को से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग शुरू करें। अब ये यही इंट्रोडक्शन था, बल्कि इंट्रोडक्शन आप गौहर साहब ज़्यादा दें कि थीम का इंट्रोडक्शन क्या होगा और कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे। सो वेलकम यू ऑल। जी आदाब, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए एक बार बेहद इज्जत की बात यह है कि बहुत ही करीबी दोस्त प्रोफेसर अमिताभ जोशी यहाँ मौजूद हैं। और अब क्या इंट्रोडक्शन दें, किसी दोस्त का बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि अगर आप कुर्बत महसूस करते हैं तो फिर बहुत सारी बातें होती हैं या अल्फाज मिलते नहीं हैं तारुफ के। तो मैं ये सोचता हूं कि तारुफ तो आपने पोस्टर में दे ही दिया, वो जो बहुत बोरिंग तारुफ हुआ करता है किसी का। यानी अमिताभ जोशी हैं, साइंटिस्ट हैं, पोएट हैं, प्रोफेसर चेयर हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, और नेहरू सेंटर में नौकरी करते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने दोस्त के साथ तो हरगिज नहीं करना चाहिए ये। मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेसर अमिताभ से जब बात हो रही थी मेरी कि भाई क्या इंट्रोडक्शन दिया जाए, तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही और बताया कि उनके एक दोस्त, जो मेरे भी करीबी दोस्त हैं, प्रोफेसर प्रसाद आइसर मोहाली के, जब उन्हें इंट्रोडक्शन की जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन दिया कि अमिताभ जोशी प्राइमरीली एक शायर हैं जो कभी कभी साइंस भी कर लिया करते हैं। तो ये सबसे शायद खूबसूरत इंट्रोडक्शन था उनका। तो मैं ये समझता हूं कि बेहतर ये होगा कि कहा जाए अमिताभ के बारे में कि मेरी मुलाकात कैसे हुई। मैं इंट्रोडक्शन इस तरह से देना चाहता हूं कि इस उम्र में दोस्त बहुत कम बना करते हैं। जिस उम्र में हमारी मुलाकात हुई, और ये बिल्कुल चांस मीटिंग थी। यानी मैं दिल्ली आना चाहता था पूरी टीम के साथ, किसी का इंटरव्यू किया था एक दोस्त का, एक चैनल के लिए। साइंटिस्ट थे, बड़े साइंटिस्ट थे बहुत, और हम फंस गए बेंगलोर में। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अब यहाँ रुक ही गए हैं और एक दिन फ्लाइट मिस हो गई है, तो फिर कोई और बेहतरीन साइंटिस्ट बनाइए, क्योंकि मैं बार लोअर नहीं करना चाहता। तो ऐसे किसी साइंटिस्ट का इंटरव्यू करूं राज्यसभा चैनल के लिए। तो उन्होंने कहा इसमें क्या मुश्किल है, वहां प्रोफेसर अमिताभ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वो मान गए तो कोई बात ही नहीं है फिर, और मान ही जाएंगे। तो एक शख्स बेहद खूबसूरत कमरे में एंटर हुआ। हम जिस कमरे में इंटरव्यू करने जा रहे थे, उससे पहले उनका सीवी मेरे पास आ चुका था, लंबा चौड़ा, बेहद इम्प्रेसिव, पर वैसा ही था जैसा सीवी हुआ करता है। और उसमें कहीं लिखा हुआ था कि पोएट भी है। तो मैं बिल्कुल चौंक गया। जाहिर है कि इससे ज्यादा मतलब खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि एक यंग एज में एक ऐसे शख्स को जिसे भटनागर अवार्ड मिला हो हिंदुस्तान का,
वो एक पोएट भी हो। तो हमारी बातचीत शुरू हुई, कैमरा लगा हुआ था, लेकिन मेरा तरीक़ेकार ये था कि पहले साइंटिस्ट को, क्योंकि नर्वस होते हैं बहुत बेचारे साइंटिस्ट कैमरे को फेस करने में, तो पहले बात कर ली जाए। तो जब बातचीत शुरू हुई तो पता लगा कि आगरा में पले बढ़े हैं और आगरा में फारसी सीख ली, उर्दू सीख ली। तो उसकी कहानी बड़ी खूबसूरत थी। बीमार पड़े तो कहा मुझे फारसी सीखनी है, क्योंकि आगरा के मॉन्यूमेंट्स के ऊपर जो लिखा है वो पढ़ना है। तो फारसी तो सीख ली, लेकिन वो जो लिखा है वो अरबी में निकला। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बोनस था। फिर हमारी बातचीत शुरू होने से पहले इंटरव्यू कुछ ऐसे हुई कि वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, और मतलब लगातार कुछ ट्रांस था उस वक्त कि औरों को कहना पड़ा कि आप शुरू कर दीजिए इंटरव्यू, जिस मकसद के लिए आए। और मैं समझता हूं कि लगातार हम जब भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बंद जो है वक्त का, वो हर बार टूट सा जाता है। और कितनी लंबी बातचीत हो गई हमारे बीच में, उसका खुद हमें दोनों को भी अंदाजा नहीं रहता है। हम बड़ी सारी दुनिया भर की तो प्रॉब्लम सॉल्व करते ही हैं, लेकिन अदब की ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाते हैं। मैंने जब भी सोचा है अमिताभ के बारे में, तो प्रोफेसर अमिताभ के बारे में सोचते मुझे ये शेर हमेशा याद आया है, गया जो उसकी गली में, गया न लौटा फिर, मैं मीर मीर कह उसको बहुत पुकार किया। मेरे ख्याल में प्रोफेसर अमिताभ ने जो रास्ता चुना वो गली नहीं थी, वो एक बेहद चौड़ी सड़क थी जिसके एक तरफ साइंस थी और दूसरी तरफ अदब था। और कब वो अदब वाली साइड चले और कब वो साइंस वाली साइड चले, ये शायद उनको भी कभी अंदाजा नहीं हुआ। कब उनके ऊपर उतरती नहीं नज़में और गजलें, और कब साइंस के राजों को जानने के लिए जो कुछ करना था वो कर गुजरे। तो हमारे बीच में एक और प्रॉब्लम है कि प्रोफेसर अमिताभ जो हैं वो बेहद मद्दाह हैं इकबाल साहब के, और इकबाल मुझे कभी उतने पसंद नहीं रहे। लेकिन ये कि अमिताभ साहब ने मेरे ख्याल में इसको बहुत खूबसूरती से समझा है कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद में, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो जो सड़क थी उसके दोनों तरफ धूप थी, और जहां तक मेरा अंदाजा है इस धूप में दोनों तरफ वो चलते रहे। मैं जाहिर है कि बातचीत हमारी होती रही, लेकिन जब मैंने उनका एक लेक्चर सुना जो आज का टॉपिक है, उसके ऊपर कुछ बच्चों ने, बाद में हमारी जब बातचीत हुई तो पता लगा, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो प्रोफेसर अमिताभ मुझे टोक दीजिएगा आप, कि बच्चों ने कहा कि आप एक लेक्चर ले लीजिए पोएट्री के ऊपर। तो उन्होंने एक बेहद हसीन लेक्चर दिया। मैं समझता हूं कि उस लेक्चर से हम शुरुआत करते हैं और फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अमिताभ। अच्छा, तो उस लेक्चर से अगर शुरुआत करी जाए तो फिर मैं मतलब बाकायदा स्लाइड्स वगैरह के साथ आप प्रिफर करेंगे या? मेरे ख्याल में वो स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, और तो लेक्चर की जबान अंग्रेजी या उर्दू? मिक्स कर दीजिए अगर मुमकिन हो। क्योंकि स्लाइड्स तो सारे अंग्रेजी में हैं, तो तो मिक्स कर सकते हैं। हाँ, आप आराम से, आप बिल्कुल। फारसी बोल सकते यार हैं तो तो फिर सारे याद ही जी। आप। जी जी जी,
ठीक है। हाँ, ये तो कहना मैं भूल गया कि इतना मुस्तहकम किस्म का हाफजा होना भी बड़ा मुश्किल काम है। चलिए जनाब। सैकड़ों हजारों शेर जी। फारसी और उर्दू के प्रोफेसर अमिताभ को अजबर हैं, जबानी याद हैं, और रिकॉल करके उनका इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से करते हैं। चलिए, तो आप जो हैं को होस्ट हैं, तो यू कैन शेयर दी स्क्रीन। ठीक, मैं करता हूँ। कुछ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आ गया, स्क्रीन पे है। स्क्रीन शेयर आ गया आपके? ये आ गया, आ गया। जी। तो इस लेक्चर के पीछे कहानी ये थी कि हमारे यहाँ एक स्टूडेंट्स बॉडी है, ध्वनि करके, हमारे सेंटर में। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ पोइट्री साइंस से मुतालिक कुछ लेक्चर दीजिए। तो वो लोग एक्चुअली ये कह रहे थे कि आप इस पे कुछ बताइए कि पोइट्री में इतनी दिलचस्पी लेने से कभी आपको साइंस में कोई फायदा हुआ। मैंने कहा यार वो तो बहुत ही तंग नजरिए वाला टॉक हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा जरा ब्रॉडर फिलोसॉफिकल टॉक देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आपको जो मर्जी आया आप बोलें। तो मैं उसमें ये एक डाइकोटोमी अक्सर हम लोग जो देखते हैं कि साइंस वर्सेस आर्ट्स की एक डाइकोटोमी, इसको सीपी स्नो ने टू कल्चर्स के ऐसे में भी इसके बारे में बात करी थी कि इनको हम अलग अलग अक्सर देखते हैं। और मुझे भी सबसे ज्यादा जो अक्सर लोगों से कमेंट मिलता है कि भाई आप साइंसदान होते हुए आपका लिटरेचर में इतना इंटरेस्ट कैसे है, एज इफ इट वाज समथिंग वेरी ऑड। और मुझे तो बिल्कुल ऑड नहीं लगता। लेकिन उसी के साथ साथ उससे इंटरट्वाइंड एक डाइकोटोमी है जिसपे मैं थोड़ा सा कुछ अपने ख्यालात रखूंगा। वो है कि एक तो ये जो तसव्वुफ में अक्सर तफरीक करी जाती है कि इल्म और इश्क के बीच में, या कि इश्क मजाजी या इश्क हकीकी के बीच में। तो इन पे थोड़े से कुछ मेरे मेरे ख्यालात हैं जो मैं साझा करना चाहूंगा। हाँ, तो खैर, ये तो कुछ ये था कि भाई मेरा नजरिया है ये, मैं ये नहीं क्लेम करता कि ये ही एकमात्र नजरिया है इन इन मुद्दों को देखने का। ये मेरा नजरिया है और इसमें मुझे कुछ अ, दिखाई दिया। तो इसमें कई सारी चीजें इकट्ठी होके आती हैं। एक तो साइंस वर्सेस आर्ट की डाइकोटोमी। एक 1970 के दशक में बड़ी मशहूर किताब छपी थी, जेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस, रॉबर्ट परसिग उसके ऑथर थे। और उसके बाद बहुत ये किताब बहुत ही मशहूर हो गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा। ही डिडंट ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट बुक। 17 साल बाद उन्होंने उसका एक सीक्वल लिखा था, उसका नाम था लीला, एंड इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम फिलोसफी। तो वो भी इसी साइंस वर्सेस आर्ट की डाइकोटोमी को लेके समझने की कोशिश कर रहे थे, वो यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी टर्मिनोलॉजी में ये ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, या के क्लासिकल वर्सेस रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग वगैरह, फॉर्मल वर्सेस इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, इसमें फर्क क्या है। फिर वो इस फलसफे को आगे डेवलप करते हैं दूसरी किताब में। तो वो ये निकालते हैं कि क्वालिटी को अगर हम लें तो क्वालिटी दो प्रकार की होती है। डायनामिक क्वालिटी होती है जो कि दैट इज बिफोर यू इंटेलेक्चुअलाइज समथिंग, यू जस्ट एक्सपीरियंस समथिंग, you absorb it, and you have not yet formalized it in your mind। लेकिन बाद में उसको आप फॉर्मलाइज जब करते हैं दिमाग में, उसको आप किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ एंकर कर देते हैं, तो वो स्टैटिक क्वालिटी में के पैटर्न में तब्दील हो जाती है। उनका कहना यह था कि स्टैटिक और डायनामिक क्वालिटी में एक तरह का डायलेक्टिकल किस्म का एक रिलेशनशिप रहता है। और अक्सर पोइट्री और साइंस को इस तरह से भी देखा जाता है कि पोइट्री में हम काविश करते हैं अंदरूनी दुनिया की, अंदरूनी ब्रह्मांड की, और साइंस में बाहरी दुनिया के बारे में रिसर्च करते हैं। और फिर मौलाना रूमी का एक बड़ा अच्छा शेर है मसनवी में। वो कहते हैं कि जीर की बफरोश व हैरानी बखैर,
ज़ीरकी जुन्नस तो हैरानी नजर। तो कहते हैं कि मतलब आप अपने ज़ीरकी को आप बेच दीजिए और हैरानी खरीद लीजिए, क्योंकि हैरानी से ही आपको वाकई में आप चश्मे बीना मिलेगी, आप देख पाएंगे असली में। और परहैप्स बिकॉज ऑफ बीइंग अ साइंटिस्ट ये मुझे कभी ये आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा नहीं लगा। तो मैंने भी एक कुछ साल पहले एक मसनवी लिखी थी फारसी में, उसका नाम था मसनवी हुमा उपनिषद। तो उसमें शायर का और हुमा के बीच में गुफ्तगू होती है उसमें, और ये मौलाना रूमी के ही वजन में है। तो उसमें मैंने इसका एक जवाब लिखा था कि दरमियाने अक्ल दिल तफरीक नीस्त, अक्ल और दिल के बीच में कोई फर्क नहीं या नहीं होना चाहिए। दरमियाने अक्ल दिल तफरीक नीस्त, बहज इन नुक्ते कसी तौफीक नीस्त, इस नुक्ते से बेहतर कोई तौफीक नहीं है। जीरकी व हैरती दर दिल बदार, दोनों को अपने दिल में रख, जीरकी को भी और हैरती को। जीरकी व हैरती दर दिल बदार, जीरकी बुनियाद अस्त हैरत हिसार। तो दोनों को आप बुन के रखिए, हैरानी भी रखिए, जीरकी भी रखिए, दोनों में एक सिनर्जी होनी चाहिए। ये मेरा शुरू से रहा है। और इसी तरह ये खिरद या नजर की बहस शायरी में अक्सर हुई है, इल्म और इश्क, अक्ल और दिल। तो जैसे कि इकबाल ने कहा कि खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। और ये अभी इसका जिक्र हुआ था मौलाना रूमी का। और इकबाल ने ही इश्क और इल्म पे बहुत प्यारा एक शेर है, कहते हैं कि इल्म है पैदा सवाल, इश्क है पिन्हा जवाब, इल्म है इब्नुल किताब, इश्क क्या है उम्मुल किताब। क्या बात है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा, मेरा मानना थोड़ा सा अलग है, मैं दोनों इल्म और इश्क का कायल हूँ। तो मैंने एक मतलब मेरे जहन में एक इमेज ये है कि जैसे हम कहें कि आप इल्म का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं हक के तजस्सुस में, या आप इश्क का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, आखिरकार मकसद तो आपका एक ही है, मकसद है कि कशफल महजूब हो और सामने महबूब हो, और आप महबूब का जमाल देखें। अब उसमें ये बहस करना कि हम इल्म के रास्ते से आए या इश्क के रास्ते से आए, ये तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहस ये हो गई कि साहब माशूक के चेहरे पे पर्दा पड़ा हुआ था, आपने दाएं हाथ से पर्दा उठाया या बाएं हाथ से पर्दा उठाया, इस पे आप बहस कर रहे हैं। लेकिन जो असल चीज है वो तो यह है कि पर्दा उठ गया। तो उसमें मैंने कुछ साल पहले एक शेर लिखा था कि उठ गया पर्दा तो आखिर इल्म से या इश्क से, क्यों जरिए का हो झगड़ा सूरत माशूक एक। जो हक क्या आपको नजर आता है, जो सूरत माशूक नजर आती है, वो तो एक ही है, चाहे आप इस हाथ से उठाएं, इल्म वाले हाथ से उठाएं, चाहे इश्क वाले हाथ से उठाएं, माशूक वही है, पर्दा वही है, और उठने पे वही सूरत आपके सामने नजर आती है। ये मेरा नजरिया रहा है इस पे। और और इसका कनेक्शन ये मजाजी और हकीकी इश्क से जो है वो मेरे दिमाग में ये है कि मेरे ख्याल से जब इश्क और इल्म में जब हम इस तरह से तफरीक करते हैं, जो अक्सर शायरी में करी गई है, जैसे कि इकबाल साहब ने इन चंद अशार में भी करी है और लोगों ने भी करी है, तो उसमें क्या होता है कि हम इश्क हकीकी को कंट्रास्ट कर रहे हैं इल्म मजाजी के साथ। इसीलिए इश्क और इल्म में इतना बड़ा फर्क नजर आता है कि इल्म कहीं नीचे है और इश्क कहीं ऊपर है, क्योंकि हम इश्क हकीकी को सामने कर रहे हैं और इल्म मजाजी को सामने कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इल्म में भी ये सोचें कि इल्म में भी मजाजी और हकीकी वर्जन हो सकता है, तो फिर इल्म हकीकी और इश्क हकीकी को अगर हम कंपेयर करें तो ये तफरीक हमको नहीं नजर आएगी कि एक लोअर है एक हायर है। ये मेरा मानना है। और ये कुछ और अशार हैं उसी तरह के कि अक्ल और इश्क पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी,
बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। इश्क फरमूदाए कासिद से सुबह गाम अमल, अक्ल समझी ही नहीं मानिए पैगाम अभी। शेवाए इश्क है आजादी ओ दहराशो भी, तू है जुन्नारी बुतखाना अय्याम अभी। उज्र पर हेज पे कहता है बिगड़ कर साकी, है तेरे दिल में वही काविश अंजाम अभी। ये भी इकबाल का ही, जैसा गौहर साहब ने कहा, तो मैं तो इकबाल का बहुत बड़ा कायल हूँ। तो ये एक शेर है, पता नहीं किसका है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो मैं अर्ज कर रहा था, मजाजी और हकीकी, चाहे वो इश्क हो चाहे इल्म हो, उसके बारे में थोड़ा सा हिंट मिलता है। तो किसी ने कहा है कि हकीकी इश्क की इश्क मजाजी पहली मंजिल है, चलो सुए खुदा ए जाहिदों कुए बुता होकर। तो इसमें ट्रांसलेट एक, कर दूं? जी, इसमें मैं तो सोच रहा था यहाँ तो सभी उर्दू गानी है। तो मतलब इश्क हकीकी की पहली मंजिल इश्क मजाजी है। और ये शायरी में अक्सर इश्क हकीकी को ये माना जाता है कि ये एक तरह से स्पिरिचुअल लव है या डिवाइन लव ऑफ द डिवाइन है, और मजाजी को ऐसे देखा जाता है कि ये मटेरियल लव है या वर्ल्डली लव है। लेकिन अ, अगर इसमें हम थोड़ा गहराई में जाते हैं एटिमोलॉजिकली, और मेरे ट्विटर पे काफी समय से मेरे दोस्त हैं डॉक्टर रिजवान साहब, उन्होंने वो भी ज्वाइन किए हुए हैं। वो तो खैर अरबी में भी उनकी एक्सपर्टीज है। आ, हो सकता है वो इस पे शायद और कुछ करेक्शन करना हो तो कर सके। तो हकीकी का मतलब तो हक से आता है क्लियरली। तो जो जो किसी चीज का जो असल है वो हकीकी हुआ। और मजाजी के एक्चुअल जो एटिमोलॉजिकल मायने हैं वो ये है कि समथिंग विच इज कन्वेंशनल, विच इज अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू द एग्रीड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इट इज बेसिकली द कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग थिंग, whereas hakiki of any activity would be like going into the essence of that activity. तो ये जिनका भी शेर है वो ये अर्ज कर रहे हैं कि चलो सुए खुदा ए जाहिदों कुए बुता होकर। तो ए जाहिदों, अगर खुदा की तरफ जाना है तो बुतों की गली से होकर के गुजरो, क्योंकि हकीकी इश्क की इश्क मजाजी पहली मंजिल है। इसमें जिगर मुरादाबादी साहब का भी एक शेर हुआ करता था, मुझे ठीक से याद कि नहीं, कि कुछ इस तरह से था कि आईना ए मजाज अगर बगल में ना हो तो हुस्न, हकीकत हुस्न की नहीं दिखाई पड़ती। इस तरह कुछ, मुझे अल्फाज याद नहीं आ रहे हैं सब। तो ये जैसे सूफी थॉट में या शायरी में टिपिकली इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के बीच में तफरीक करी जाती है। लेकिन अगर हम इसकी डीपर मायने को लेते हैं कि मजाजी का मतलब हुआ एक फॉर्मल या कन्वेंशनल, या एक कि भाई ये इसको करने का तरीका है, ये हर एक एग्रीड है कि ये तरीका है, उसको आप इस तरह से करते हैं। तो उसको आप देखें तो अब अगर आप साइंस को ले लीजिए, तो साइंस में भी ये सोचा जा सकता है कि भाई इल्म मजाजी और इश्क हकीकी में कुछ तफरीक करी जा सकती है। क्योंकि एक साइंस होती है जो बहुत कन्वेंशनल होती है, बहुत टेक्निकल होती है, आप उसमें अच्छी तरह दुरुस्त हो जाइए, प्रैक्टिस करिए अच्छी तरह से, और आप उसमें करते रहिए, पर्चे भी छापते रहिए, हो सकता है आप तमाम अवार्ड भी पा जाएं, आपका नाम भी हो जाए कि बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। लेकिन एक लेवल पे आप कन्वेंशनल साइंस करते रहेंगे, आप मजाजी इल्म वाली साइंस करते रहेंगे। और दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट होते हैं, जैसे कि आइंस्टाइन मशहूर हैं, और भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिनके इमेजिनेशन के लीप ऐसे होते हैं जिन पे कि, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीनों आसमां को बेकरां समझा था मैं। तो उन लोगों की उड़ान तखय्युल की इतनी बुलंद होती है और इतनी मतलब हैरत अंगेज होती है कि मुंह से बाहर निकल आती है कि यार क्या इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट सोचा है। तो वो लोग इल्म हकीकी वाले जोन में चले गए हैं। तो इस पे मैंने, इस टॉक में तो खैर चूंकि
ज्यादातर सभी साइंटिस्ट्स, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह हमारे इंस्टीट्यूट के थे, तो इस पे थोड़ी सी बातचीत करनी शुरू करी थी। तो साइंस में और शायरी में जो पैरेलल्स की हम बात करते हैं, क्या उनमें चीजें मिलती जुलती हैं, तो साइंस क्या है? साइंस के बारे में अक्सर जो आम, मतलब जो नॉन साइंटिस्ट लोग होते हैं सोसाइटी में, और अक्सर इवन साइंस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये समझते हैं कि साइंस इज अबाउट द फैक्ट्स। मतलब दुनिया में तरह तरह के फैक्ट्स हैं, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने उनको प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, रिसर्च करके उन फैक्ट्स को पता किया, और अब हमारा काम है उन फैक्ट्स को समझना, उनको याद कर लेना। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो साइंस इज नॉट एक्चुअली अबाउट फैक्ट्स एट ऑल। ये बहुत बड़ी गलत फहमी। फैक्ट्स तो बस हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो सिर्फ हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उन्हीं दुनिया के फैक्ट्स को हर जो जीव जंतु है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो उन फैक्ट्स को रजिस्टर करता है, उनको रिएक्ट करता है। तो फैक्ट्स आर देयर, दे एग्जिस्ट, बट द फैक्ट्स present themselves to us in certain patterns in space and time. सिर्फ जो फैक्ट्स हैं वो अनकनेक्टेड और रैंडम फैक्ट्स नहीं है, उनमें कुछ रिलेशनशिप्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जो कि हम देख पाते हैं। तो उन पैटर्न्स को समझने के लिए हम अपने दिमाग के अंदर जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पैदा करते हैं, साइंस इज अबाउट दोज कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। तो साइंस दिमाग के अंदर है, बाहर फैक्ट्स में नहीं। अब वो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, या उनको आप साइंस की जबान में कह लीजिए मॉडल्स, जो नेचुरल फिनोमिना के हम मॉडल्स बनाते हैं साइंस में, वो कॉन्सेप्चुअलाइजेशंस जो है वो दरअसल क्या है? वो रियलिटी का, जो एक्सटर्नल जो रियलिटी है, उसका एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन। और कुछ मॉडल साइंस में बहुत खूबसूरत भी होते हैं, जैसे कि E=mc²। इतना बेहतरीन और इतना खूबसूरत इक्वेशन है। वो इक्वेशन बाकायदा एक नज्म की तरह आपको गा के कुछ बताता है। या हमारी ही फील्ड में कुछ ऐसे बहुत बढ़िया इक्वेशंस हैं, जैसे कि ब्रीडर्स इक्वेशन है। कहने को तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन है कि साब R=h²/s, लेकिन वास्तव में आप अगर उसको समझें तो वो आपको एक नज्म की तरह गा के ये कह रहा है कि जब इवोल्यूशनरी चेंज होती है, इवोल्यूशनरी बदलाव आता है, तो उसमें जेनेटिक्स और इकोलॉजी का इंटरप्ले होता है। तो वो टर्म्स अगर आप समझें तो मॉडल साइंस में जो है वो एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है रियलिटी के, और जो शायरी है वो भी एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है रियलिटी की। उसको आप लिटरली ले लें तो बात नहीं बनेगी। अब कोई शायर अगर बात कर रहे हैं परवाने की, कि परवाना जो है शमा में जाके जल गया, उसने अपनी कुर्बानी दे दी, आहुति दे दी, तो बजाहिर तौर पे एक कीड़े की बात हो रही है कि कीड़ा जो लपट में चला गया और जल के खत्म हो गया। लेकिन मेटाफर उसमें बहुत पावरफुल है। उसमें आशिक भी हैं, माशूक भी हैं, इश्क में बर्बाद होना भी है। और अगर इकबाल पे जाएं तो उनको तो इसमें मूसा और तूर का किस्सा दिखाई दे गया शमा और परवाने के अंदर। तो मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी दोनों हैं। ये सबसे बड़ा पैरेलल है मेरी समझ में साइंस और शायरी के बीच में। तो और इसको अगर थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो ये क्यों हम ये कह रहे हैं कि मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है रियलिटी का, तो ये एक अगर हम देखें तो साइंस का जो स्ट्रक्चर है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का, तो एक लेफ्ट साइड में आप देखें तो यहाँ पे है कि एक रियलिटी का स्पेस है, जहाँ पे कि दुनिया में नए बाकायदा जो फिनोमिना हो रहे हैं। और राइट हैंड साइड में आप देखिए तो एक कॉन्सेप्ट स्पेस है। ये आपके दिमाग के अंदर एक कॉन्सेप्चुअल स्पेस बना हुआ है। और जब हम कहते हैं कि हम किसी चीज के बारे में हमको साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हम जनरेट कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम एक मॉडल बना रहे हैं। और वो मॉडल क्या है? तो रियलिटी स्पेस में कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स हैं जो हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। अब इनमें से किसी एक सबसेट को लेके हम उसका एक
इमेज बनाना चाह रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट स्पेस के अंदर। तो हमने इन इन एस्पेक्ट्स का एक सबसेट लेके यहाँ पे मॉडल करने की कोशिश करी। और ये मॉडल अक्सर मैथमेटिकल भी होते हैं, अक्सर वर्बल भी होते हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि वो मॉडल चाहे मैथमेटिकली उसको आप प्रेजेंट करें, और उसी मॉडल को अलग अलग मैथमेटाइजेशन में भी सामने पेश किया जा सकता है। तो मॉडल्स जो हैं वो भी बड़े मजेदार होते हैं। मॉडल्स हमारे सामने कई दफे भेष बदल बदल के आते हैं। जैसे कि मौलाना रूमी का एक शेर है ना कि हर लहजा ब शक्ले बुताना यार बरामद, हर लहजा ब शक्ले बुताना यार बरामद, दिल बुर्द और रवां शुद। हर लहजा जो माशूक है वो नए नए भेष बदल के आती है और दिल चुरा के गायब हो जाती है। तो उसी तरह से मॉडल्स अलग अलग भेष में हमारे सामने अलग अलग लिबास में आते हैं। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट वी शुड नॉट कंफ्यूज द लिबास, द मैथमेटाइजेशन फॉर द मॉडल। द सेम मॉडल कैन बी मैथमेटाइज्ड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। लेकिन मेन चीज ये है कि यहाँ पे जो पैटर्न आपके दिमाग में बन रहा है कि साहब इस कॉज एंड इफेक्ट से मिलता जुलता ये कॉज एंड इफेक्ट का दिमागी हम एक पैटर्न बना रहे हैं, ये पैटर्न वास्तव में मॉडल मेरे हिसाब से नहीं है। मॉडल जो है वो ये मैपिंग है जिसके जरिए से हम रियलिटी स्पेस से और कॉन्सेप्ट स्पेस वाली इमेज तक आ रहे हैं। वो जो मैपिंग का प्रोसेस है वो असल मॉडल है। और इसी तरह से ये मेरा मानना है कि पोइट्री को भी अगर आप लें तो एक तरह से एक पोइटिक्स का एक टेक्निकल स्पेस है। वहां पे वजन, बहर, अल्फाज, अल्फाज के मायनी वगैरह, ये सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स, मीटर, राइम वगैरह वगैरह ये सब आते हैं। लेकिन इस पोइटिक स्पेस में जो नज्म या गजल एग्जिस्ट कर रही है, वही वाली बात है, अगर परवाना हो, शमा हो, तो उसका मतलब सिर्फ ये थोड़ी है कि एक कीड़ा है और एक मोमबत्ती है या एक दिया है। तो मतलब तो कुछ और है। कौन? तो एक मानी का भी एक स्पेस है, एक मीनिंग स्पेस भी है पोइट्री का। और पोयम जो है वो न सिर्फ जो नज्म पोइटिक स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है वो दरअसल नज्म नहीं है, और जो मीनिंग स्पेस में जो मीनिंग एग्जिस्ट कर रही है वो भी दरअसल नज्म नहीं है। जो इन दोनों स्पेसेस को कनेक्ट करता हुआ जो मैपिंग है वो नज्म है, वहां पे पोयम है। ये एक विलियम बटलर येट्स ने, अंग्रेजी शायर जो थे, उन्होंने कहा था कि पोइट्री इज दैट विच गेट्स लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आप क्या कर रहे हैं? आप एक पोइटिक स्पेस से एक दूसरी जबान के पोइटिक स्पेस में चले जाओ, तो ये मैपिंग वहां पे छूट जा रही है, इसलिए वो कहते हैं कि साहब पोइट्री तो उसमें लॉस हो गई। सो द पोइट्री रियली एग्जिस्ट्स लाइक द मॉडल इन दिस मैपिंग। और इसके एक आध मैं मिसाल के तौर पे कुछ शायद, जैसे कि ये मशहूर किस्सा है हजरत मूसा का कि वो तूर पे सीना के पहाड़ पे गए और उन्होंने भगवान से कहा कि भाई मुझे जलवा दिखाएं, आप प्रकट होके दिखाएं। और मूसा ने कहा आरानी आरानी, मतलब आप अपने आप को मुझे दिखाइए। और गैब से आवाज आई लंत आरानी, लंत आरानी जिसको हम कहते हैं उर्दू में, लंत आरानी यानी मैं अपने आप को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि तुम वो जलवा, मेरा जमाल तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और मूसा ने बहुत मिन्नत मांगी, कहा कि साहब ने दिखाइए। तो फिर वो बरके तजल्ली हुई, झाड़ जली और मूसा बेहोश हो गए। तो अब वो मेटाफर एक ही है, लेकिन ये चंद अशार हैं, इनमें अलग अलग अल्फाज का इस्तेमाल है, अलग अलग वजन बहर है, लेकिन ये सब जो है कॉन्सेप्ट या मायनी वाले स्पेस में, ये अलग अलग अशार एक ही मायनी पे मैप कर रहे हैं। ये पहला है कि हमें भी बारगाहे नाज में लेते चलो मूसा, तुम्हें गश आ गया तो हुस्न जाना कौन देखेगा। और फिर मिर्जा गालिब का शेर है कि गिरनी थी हम पे बरक़ तजल्ली न तूर पर, हम पे बरक़ तजल्ली
गिननी थी, ना कि तूर पर, क्योंकि तूर में तो उसको एब्जॉर्ब करने की पावर ही नहीं थी। देते हैं बादा ज़र्फ कदह खार देख, तो जब कोई पी रहा हो तो उसके गिलास में उतनी शराब उस हिसाब से दी जाती है, उसका ज़र्फ देख के, उसकी उसकी एबिलिटी देख के। तो बरकत तजल्ली तो हम पे गिरनी थी कि हमारे अंदर ये एबिलिटी थी। और गालिब साहब का ही दूसरा एक शेर है, इसका मैं इस्तेमाल अक्सर साइंटिफिक टॉक्स में भी बहुत करता हूँ। क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे दूर की। क्या बात और है। मेरा रिसर्च में हमेशा यही मेरा मोटिवेशन रहा है कि बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस पे मैं काम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने उस पर पहले काम किया है, लेकिन क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, हमको शायद कोई नई इंसाइट मिल जाए उस फंडामेंटल प्रॉब्लम में। और ये एक और शेर है कि वो और थे जो गिर पड़े बरक़े जमाल से, मूसा नहीं हूं मैं मुझे ताबे नजर भी है। और आखिर में अली सरदार जाफरी साहब का शेर है कि कह दो बरक़े तजल्ली से हो जलवागर, आज मूसा नहीं हम सरे तूर है। तो इन तमाम अशार में मायने अगर देखे जाए तो लगभग एक ही है। सो पोइटिक स्पेस में ये अलग अलग अलहदा अशार हैं, लेकिन ये मैप करके मानी वाले स्पेस में ये सब एक उस पे चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसी मेटाफर को आप लेके, उन्हीं अल्फाज को, उसी कहानी को आप लेके अलग बात कह डालें। और अलग बात कह डालने में सबसे बढ़िया, विद अपॉलजीज टू गौहर साहब, थोड़ा इकबाल बार बार आते रहेंगे। मेरे लिए तो उर्दू शायरी और इकबाल लगभग दे आर सो इंटरट्वाइंड दैट आई कांट अवॉइड इट। तो इकबाल ने एक बड़ी अलग बात अपने कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल में कही। वो कहते हैं, मूसा की मिसाल देके कहते हैं कि अ, कब तलक तूर पे दरियूजा गिरी मिसले कलीम, क्या कब तक बात। भीख मांगोगे कलीमुल्लाह की तरह तूर पे जाके, कब तलक तूर पे दरियूजा गिरी मिसले कलीम, अपने सीने से अया शोलाए सीनाई कर। क्या तो बात। ये बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे कहानी वही है, मेटाफर वही है, लेकिन मायनी के स्पेस में कहीं और जाके ये मैप कर रही है, तो ये अलग बात हो गई। और बस आखिर में, चूंकि इस मूसा और इस वाली कहानी पे बात चल रही थी, तो दो अशार अपने भी मैं इस पे सुनाता हूँ कि उसमें भी कुछ अलग बात कही गई है इसी कहानी को लेकर। तो ये कहा है कि वक्ते सहर भी है हमें जुल्मत का पास कुछ, वक्ते सहर भी है हमें जुल्मत का पास कुछ, बादल सियाह हैं कि नजर का कसूर है, हम भी वही सवाल वही, लेकिन नए निगाह बदला हुआ कुछ आज रुखे कोहे तूर क्या बात है। वाह वाह वाह। है। तो ये कुछ मतलब पैरेलल्स हैं। तो साइंस में अपनी एक टेक्निकलिटीज होती हैं, पोइट्री में भी अपनी टेक्निकलिटीज होती हैं, लैंग्वेज के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, स्टाइल के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वगैरह वगैरह। और साइंस में इमेजिनेशन की भी जगह होती है, क्रिएटिविटी की भी जगह होती है, शायरी में भी होती है। तो ये सभी पैरेलल्स उसमें हमको दिखाई देते हैं। और अब मैं जो इस बहस को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, ये कह के कि ये जो हमने एक पिक्चर बनाई कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का स्ट्रक्चर क्या है, पोइट्री का स्ट्रक्चर क्या है, और ये बात की पोइट्री हो चाहे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो, मॉडल हो, ये उस मैपिंग में एग्जिस्ट करता है, वहां पे ये अपना घर बनाता है। तो अब ये सवाल है कि कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे इश्क हो, चाहे इल्म हो, चाहे कुछ भी हो, हकीकी और मजाजी का जो फर्क है वो क्या है। और उसी पिक्चर में मुझे हकीकी वाली बात भी, हकीकी और मजाजी की तफरीक भी वहीं दिखाई देती है। और इसको मैं इस तरह से विजुअलाइज करता हूं कि एक लेवल है जिसपे आप किसी चीज पे सोच रहे हैं, वो चाहे शायरी हो, चाहे वो कुछ स्पिरिचुअल चीज हो, चाहे वो साइंटिफिक चीज हो, डजेंट मैटर। आप किसी एक चीज पे सोच रहे हैं,
और आपकी मौजूदा सोच के हिसाब से उस प्रॉब्लम की जिससे आप जूझ रहे हैं उसकी एक डायमेंशनैलिटी है, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, और आप उस डायमेंशनैलिटी के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप जूझ रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जिस भी फील्ड में जिस भी मुद्दे पे आप कर रहे हैं तो उसकी एक अपनी फॉर्मलिज्म्स हैं, उसके अपने कन्वेंशंस हैं, अपने रूल्स हैं। अगर ये साइंटिफिक प्रॉब्लम है तो साइंस के किस खत्ते की ये प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसके कन्वेंशन और रूल्स आपको नजर में रखने पड़ेंगे। और कई दफे ऐसा हो जाता है कि आप फंस जाते हैं, यू आर स्टक इन अ रट, आपको कहीं सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ होगा। तब अक्सर क्या होता है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे आता है कि आप इस डब्बे से निकल के, जिसको अक्सर हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं, तो इस डायमेंशनैलिटी से आप बाहर निकल के कुछ और डायमेंशनैलिटी ऐड कर देते हैं। आप उसी प्रॉब्लम को और बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, आप कहीं और उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इस नई डायमेंशनैलिटी में भी अपने फॉर्मलिज्म्स हैं, लेकिन अब ये हायर डायमेंशनैलिटी के फॉर्मलिज्म्स। और ये जो इमेजिनेशन की छलांग है जिससे आपने प्रॉब्लम को 4 डायमेंशन से उठा के 6 डायमेंशन में फर्ज कीजिए पहुंचा दिया, ये जो तखय्युल की छलांग है, इश्क की जस्त है, ये यहाँ पे आप मजाजी प्रॉब्लम सॉल्विंग से एलिवेट होके आप कुछ समय के लिए हकीकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के रेल में जाके आपने वो छलांग मारी। अब आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं, वहां पे डायमेंशनैलिटी बढ़ गई। अब उस दुनिया की अपनी मजाजी रियलिटीज हैं जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, बट नाउ यू आर इन अ मजाजी एक्टिविटी एट अ स्लाइटली हायर डायमेंशन। तो इस तरह से एक डायलेक्टिकल सी रिलेशनशिप है मजाजी एक्टिविटी में और उसी एक्टिविटी के हकीकी एलिवेशंस में। आप हकीकी एक छलांग मार के उस प्रॉब्लम को दूसरे मजाजी लेवल तक पहुंचा देते हैं, फिर आप मजाजी लेवल पे काम करते हैं। और मेन चीज इसमें समझने की यह है कि मजाजी इल्म हो चाहे इश्क हो या हकीकी हो, इसमें ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं या एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, मुखालिफत करते हैं एक दूसरे की, ऐसा नहीं है। ये सिनर्जिस्टिक चीज है, क्योंकि हकीकी छलांग हवा में नहीं लग जाती है। या आप कहते हैं कि साहब आइंस्टाइन थे, उन्होंने क्या मतलब इमेजिनेशन दौड़ाया, सोचा कि अगर लाइट की रफ्तार से ज्यादा, बर्फ की रफ्तार से ज्यादा कोई चीज हो सकती है तो क्या उसका अंजाम क्या होगा, और कहाँ उन्होंने दिमाग दौड़ाया। लेकिन उसकी वजह यह थी कि अपने सब्जेक्ट की मजाजी लेवल पे उनको ऐसी मास्टरी थी कि वो सोते जागते उनको आप नींद से उठा दीजिए, वो फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो मजाजी लेवल पे तो उनको मास्टरी हासिल थी। और जब तक आपको मजाजी लेवल की मास्टरी नहीं हासिल हो जाएगी, जबकि इतनी आपकी मास्टरी हो जाएगी कि आप उस लेवल पे जो एक्टिविटी है अपनी फील्ड की, उसको आप बगैर कॉन्शियसली सोचे समझे आप कर पाते हैं। जैसे मौसीकी में भी यही होता है, आप शुरू करते हैं मौसीकी सीखना, रियाज करते हैं, सारे गामा पादा नीसा सुबह शाम रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रागों से आपकी जान पहचान बढ़ती है, फिर धीरे धीरे रागों से दोस्ती बढ़ती है, आप रागों को समझने लगते हैं। और एक समय ऐसा एक वक्त आता है कि आप मौसीकी की जो मजाजी लेवल का जो इल्म है मौसीकी का, वो आपने मास्टर कर लिया है। आपको कोई बीच रात में नींद से जगा के पूछे कि साहब भाई राग दरबारी में कुछ सुना दीजिए, आप सुना देंगे बगैर सोचे, आपको कॉन्शियसली नहीं सोचना पड़ेगा। एक बार वो मास्टरी जब मजाजी लेवल पे आपकी हो जाती है, तब आप जो एक बहुत बड़े जो मौसीकार होते हैं, जो इम्प्रोवाइजेशन कर पाते हैं, तब आप उस हकीकी मौसीकी लेवल पे पहुंच जाओ। तो यही चीज साइंस में भी है, यही हर फील्ड में मेरे हिसाब से ये हकीकी और मजाजी का फर्क है। और ये गलत होगा सोचना कि मजाजी किसी तरह से मतलब हकीकी अप्रोच की अपोजिट है या उससे मुखालिफत में। ये मेरे हिसाब से ये बात सही नहीं है। आई सी इट एज अ सिनर्जिस्टिक प्रोसेस।
and it is very difficult to go to hakiki levels of imaginative jump or creative jump without a complete mastery at the lower majazi level. That's a prerequisite actually. तो अच्छा, यहाँ पे तो ये थी इस मुद्दे की, ये इल्म हकीकी और इल्म मजाजी का जो फलसफा है ये क्या है। और जिस दिन ये लेक्चर दिया गया था उस दिन बाय एंटायरली बाय कोइंसिडेंस अल्लामा इकबाल की डेथ एनिवर्सरी थी। और चूंकि रिसर्च स्कॉलर्स थे तो मैंने थोड़ा सा बाद में अल्लामा इकबाल के बारे में भी चंद बातें कही थी उस टॉक के दौरान। लेकिन मेन जो ये इल्म हकीकी, इल्म मजाजी और ये हकीकी मजाजी इल्म और इश्क के बारे में जो ख्यालात थे वो वही सब जो अभी कवर हुआ। वो स्लाइड भी दिखा दें इकबाल की जरा। अच्छा, तो ये 21 अप्रैल को मैंने लेक्चर दिया था सेंटर में। तो मैंने कहा कि भाई अब हमारे स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च स्कॉलर्स, उनको थोड़ा इकबाल के बारे में बता दें। तो मैं उनको मेन चीज इकबाल के बारे में ये कहना चाह रहा था कि मेरी समझ में इकबाल में और उनसे पहले जो उर्दू शोरा थे, एक बहुत बड़ा फर्क ये था कि इकबाल का इंटेलेक्चुअल होराइजन बहुत ही वसी था, बहुत ही वाइड था। क्योंकि उनके पहले के जो उर्दू शोरा थे उनका ज्यादातर जो इस्लामी या अरबी फारसी उर्दू का जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन कह लीजिए वो उनकी गिरफ्त में था। और कुछ हद तक जो लोकल इंडिक ट्रेडिशन थे इंटेलेक्चुअल वो भी उनकी गिरफ्त में थे, क्योंकि वो भी उनकी साझा तहजीब का हिस्सा थे। लेकिन उससे बाहर ज्यादा कुछ नहीं था। इकबाल मेरी नजर में शायद ऑलमोस्ट पहले बड़े उर्दू के शायर रहे जिन्होंने बहुत सारा कलाम लिखा, जो इस्लामी उर्दू फारसी अरबी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन भी उनके इख्तियार में था। इकबाल संस्कृत के भी बहुत बड़े स्कॉलर थे। ये बात अक्सर लोगों को पता नहीं है, लेकिन इकबाल बहुत बड़े संस्कृत के भी स्कॉलर थे। और उन्होंने कई संस्कृत की कविताओं को उर्दू में और फारसी में तर्जुमा भी उन्होंने किया है। तो उनको बहुत गूढ़ पकड़ उनकी थी इंडिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस पे, उपनिषदों पे वगैरह वगैरह। बल्कि उपनिषदिक थॉट का इकबाल की फिलॉसफी बहुत असर है, वो दिखाई देता है। एक जगह तो वो कहते ही हैं कि बजुज आइन मकाफात अमल सजदा गुजर, मतलब किसी कर्म का फल मिलता है इस आइन के अलावा किसी चीज के सामने सजदा करना बेकार है। ये तो एकदम उपनिषदिक थॉट इसमें दिखाई देता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इकबाल की एक फेमस पोयम है जावेद नामा। तो जावेद नामा में इकबाल की रूह जो है मौलाना रूमी की रूह की रहनुमाई में सातों आसमानों में घूम रही है। और तमाम पास्ट के बड़े बड़े पर्सनैलिटियों से उनके डायलॉग्स होते हैं। तो मिर्जा गालिब से भी डायलॉग होता है, वहां पे बातचीत होती है। लेकिन शायरी क्या है और शायरी में आग कहाँ से आती है, ये सवाल अल्लामा इकबाल उस नज्म में गालिब से ना पूछ के भर्तृहरि से पूछते हैं, जो कि संस्कृत के शायर। और भर्तृहरि से गालिब का कैरेक्टर उस सॉरी इकबाल का कैरेक्टर उस जावेद नामा में कहता है कि ऐ कि गुफ्ती नुक्तहाए दिल नवाज, मशरक़ गुफ्तार तू दानाए राज। तो ऐ भर्तृहरि, तू जो ऐसे ऐसे मतलब दिल नवाज राजों को तू बयान करता है और सारा मशरिक, पूरा ईस्ट, पूरा एशिया तेरे कलाम से दाना बन गया है, तो मुझे बता। और फिर वो पूछते हैं, इकबाल पूछते हैं भर्तृहरि से, शेर रासोजस कुजा आयद बगू, शेर में आग कहाँ से आती है ये बता। शेर रासोजस कुजा आयद बगू,
अज खुदी या अज खुदा आयत बक, खुदी से आती है शेर में सोच या खुदा से आती है। एंड इट्स टेलिंग कि ये सवाल मिर्जा गालिब से ना पूछ के उन्होंने भर्तृहरि से पूछा। तो संस्कृत के भी बहुत बड़े स्कॉलर थे। उसके अलावा अंग्रेजी और जर्मन जबान पे उनकी अच्छी गिरफ्त थी, तो वो जर्मन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के भी हकदार थे, ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के भी हकदार थे। हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से पीएचडी उनको फिलॉसफी में मिली जर्मनी में। तो ये उनका मतलब इंटेलेक्चुअल जो होराइजन इतना वसी था, जो कि उससे पहले उर्दू शायरी में बहुत कम देखने को मिलता है, और उस वो झलक दिखाई देती है उनकी शायरी में। और बाकी उस दिन मैं कुछ यही कहना चाह रहा था कि दुख की बात यह है कि इकबाल के कुछ तकरीबन 100 साल पुराने अशार आज भी बड़े पर्टिनेंट लगते हैं, आज भी रेजोनेट करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है तेरी, बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, छुपा कर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में, जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, धरा क्या है भला अहदे कुहन की दास्तानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बड़े दुख की बात यह है कि इट स्टिल रेजोनेट्स टुडे। ये किसी और दौर में, कॉलोनियल दौर में लिखे गए अशार थे। और एक छोटा सा एक नजराना, 3 अशार। मैंने एक गजल लिखी थी कई साल पहले जब मैं पीएचडी स्टूडेंट था अमेरिका में, नजरे इकबाल, और ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के की जमीन पे लिखी हुई एक गजल थी। उसके तीन अशार पेशे खिदमत है कि अल्लामा माफ करना गुस्ताखियां हमारी, क्या चीज तेरे आगे तर्जे बयां हमारी, नासूर था जमाना ना चीज हम जहां में, चीखी तेरे लबों से खामोशियां हमारी, अल्फाज की रवानी तूने हमें सिखाई, लर्जा है तेरे दम से हर नब्ज जां हमारी। वाह, क्या बात, क्या तो बात। ये था गौहर साहब उस लेक्चर का। मैं स्क्रीन को फिलहाल आई कैन स्टॉप शेयरिंग। जी मतलब कि जनाब। आज की बातचीत जो है वो अल्लामा इकबाल के ऊपर नहीं है, लेकिन अल्लामा इकबाल की बड़ाई के सामने सर झुकाना जरूरी है। गौहर उन साहब आपका वीडियो नहीं आ रहा। वो मेरे लिए भी जरूरी है, और हर कम से कम उर्दू जानने वाले के लिए तो जरूरी है। वो इतना बड़ा खजाना छोड़ गए हैं कि उनके बिना उर्दू सीखना आज के दौर में जरा सा मुश्किल काम है। अगर किसी ने अल्लामा इकबाल को नहीं पढ़ा, सीखा नहीं, तो जाहिर है कि वो उर्दू से नाबलद ही माना जाएगा। लेकिन जो बातें अभी तक हुई उसमें अ, हद टपे तो औलिया, बेहद टपे तो पीर, हद बेहद दो टपे वाको नाम फकीर। वाह, तो ये नहीं है कि क्या हमने इस फलसफे के ऊपर बेहद खूबसूरत एक बार बातचीत सुनी, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक हद टपने वाले फकीर को भी सुना। मेरे ख्याल में आप सब मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि ये ख्याल अपने अंदर अब तक उर्दू जबान में कम से कम किसी ने पेश नहीं किया था, खास तौर से इस तरह से पेश नहीं किया था। और अ, अभी कुछ 1 महीना 1.5 महीना पहले हम लोगों ने जयपुर में एक कॉन्फ्रेंस की थी। वहाँ प्रोफेसर अमिताभ जोशी नहीं आ पाए थे, और रवि साहब भी नहीं आ पाए थे, दोनों नहीं आ पाए थे। वो एनरिच हो जाती, लेकिन बहरहाल वो एक कदम था कि हम कम से कम हिंदुस्तानी जबानों में इन ख्यालात की
कम से कम ये तो करें कि सोचना शुरू करें कि भाई एक पुल है दोनों के बीच में, पैरेलल्स हैं दोनों के बीच। अदब और साइंस इतने दूर भी नहीं है जितना मान लिया जाता है। और जैसा प्रोफेसर जोशी ने कहा कि सभी पूछते हैं कि भाई आप साइंस करते हैं तो यहाँ क्यों दखल रखते हैं। अक्सर ये लोगों का मतलब होता है कि आप क्यों यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे आइंस्टाइन का एक बहुत खूबसूरत वो जवाब की तरह से हमेशा दे दिया करता हूं मैं, कि आइंस्टाइन का कहना था कि अगर इक्वेशन खूबसूरत नहीं है तो वो गलत होगी। यानी उसकी खूबसूरती ही बताती है कि जी वो जी खूबसूरत जी, है। और मैं बिल्कुल। बिल्कुल प्रोफेसर जोशी से इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। जब मैं कभी भी E = mc² या मैक्सवेल्स की इक्वेशन को समझने की कोशिश करता हूं, नजर गुजरती है, या आइंस्टाइन की ही सिर्फ सिंपल G = m1 × m2/r² को देखता हूं, तो मुझे वही फीलिंग होती है जो एक खूबसूरत नज्म को देख करके होती है, बिल्कुल खूब बिल्कुल। पेंटिंग को देख करके होती है, या एक खूबसूरत म्यूजिक का पीस सुन के होती है। क्योंकि ये 3-4 अल्फाबेट्स, 2 न्यूमरल्स में किस तरह से उस आदमी ने सोचा होगा कि पूरा का पूरा ये कॉस्मॉस, पूरी कायनात समा जाए और हम कह सकें कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि साइंसदान जो है वो लंबी दाढ़ी के और हाथों में बहुत सारा केमिकल लगा हुआ उनके और हवन्नक किस्म के इंसान हुआ करते हैं। वो भी शायरों की तरह से फकीर होते हैं, और फकीरों की तरह से वो भी साइंटिस्ट होते हैं, लोग जो गहराई से अपने समाज को, अपनी कायनात को, चाहे वो किसी भी शक्ल में उनकी तरफ आए, हकीकी शक्ल से जब रूबरू होते हैं, तो जाहिर है कि वो एक अलग चीज पैदा करते हैं। और ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि अल्लामा इकबाल ने भी बहुत जगह उस हकीकी शायरी को छुआ है, उन हकीकी ख्यालात को छुआ है जिनका जिक्र अभी प्रोफेसर जोशी ने किया। मैं ये भी समझता हूं कि बहुत गहराई से हमें, और खास तौर से साइंटिस्ट को ये समझना चाहिए कि साइंस इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स। ये बिल्कुल कहना बार बार बहुत जरूरी है हमें, कि साइंस इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स। क्योंकि अक्सर हमें जो पढ़ाया जाता है, जो ट्रेन किया जाता है पूरा, वो इसी तरह ट्रेन किया जाता है कि फैक्ट्स के ही बारे में है, ये याद कर लो, इक्वेशन समझो मत समझो याद कर लो और उससे सॉल्व कर लो चीजों को, बड़ा अच्छा लगेगा। जब अच्छे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे तो, और अच्छी नौकरी मिल जाएगी एज साइंटिस्ट, फिर तुम साइंस से मजाजी करते रहना जिंदगी भर। तो हमारा पूरा का पूरा ढांचा जो है वो उधर ही ढकेलता है बार बार नई नस्लों को। बहरहाल न्यूटन भी पैदा होते हैं, और मैक्सवेल भी पैदा होते हैं, और आइंस्टाइन भी पैदा होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हम ओपन करें इसको बातचीत के लिए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा अधूरा रह गया। आपने दो चीजें कही कि बहुत ही, जैसे एक बहुत खूबसूरत नज्म। अब ये बहुत खूबसूरत नज्म बगैर सुनाए हुए ये बताना बड़ा मुश्किल है। भाई अमिताभ साहब से आपने सब बातें बात कर पूछ ली, सुन ली, और इकबाल काफी आ गए। आप जो खूबसूरत नज़में लिखते हैं उसको साइंस से न भी जोड़ें तब भी खूबसूरत नज्म क्या होती है, क्या उसके मतलब उसके माने की वजह से वो ज्यादा खूबसूरत होती है, अल्फाज की वजह से होती है, उसका डिस्प्ले भी कुछ होना चाहिए। यानी मतलब है कि आप प्रोफेसर जोशी, आपसे गुजारिश हो रही है इस दोनों लोगों से मोड़ पर के एक मोर खूबसूरत नज्म सुनाएं। जी चलिए, मैं एक बात गजल भी हो सकती है, नज्म शेयर जरूरी करना नहीं। चाहूंगा सब लोगों के साथ कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने कोई गजल उतरी और मैंने ईमेल पे गौहर साहब को भेजी,
और गौहर साहब को वो पसंद आ गई, तो गौहर साहब ने उसमें 2-4 शेर ऐड कर दिए अपनी तरफ से। तो ऐसी भी एक आध गजलें हैं जिनमें कुछ शेर मेरे हैं, कुछ शेर गौहर साहब के हैं। लेकिन बहरहाल मैं एक गजल आप तो ये बहुत या ये जरा सी फलसफाना गजलें हैं, और ये 2-3 गजलें लगभग एक ही अ, एक ही जमीन में उतरी थी 1-2 दिन के दौरान। तो मैं इसमें से 1-2 आपको सुनाता हूं। तो अर्ज किया है कि रहना खामोश गुल बन के पर्दा नशी, हो जा नगमा सिरा आज की रात। वाह। रहना खामोश गुल बन के पर्दा नशी, हो जा नगमा सरा आज की रात है। कश्फ महजूब हो पेश महबूब हो, एक यही इल्तिजा आज की रात है। वाह भी वाह, क्या बात है। सब दुई अक्स वहदत से है चूर अब, सब दुई अक्स वहदत से है चूर अब, मेरे दिल में अया जलवाए तूर अब। फिर न कहना कि है तू ही मजबूर अब तो जलवा दिखा आज की रात है। क्या बात, वाह वाह। वाह 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 वाह, क्या बात। तू ही तू आरज़ू, तू ही तू जुस्तजू, तू ही तू गुफ्तगू, तू ही तू काखपू, तू ही तू ही तू ही तू ही तू, ये सदा आज की रात है। क्या वाह बात, वाह वाह, क्या रवानी है, शुक्रिया क्या रवानी। शुक्रिया। यूं कतरों में शबनम के पाई झलक, चांद के नूर में भी थी तेरी चमक। आंख हैरत में रहमत में उठी पलक, ये भी एक मौजज़ा आज की रात है। बहुत वाह वाह। वाह वाह। और अर्ज किया है कि तू परेशान है मैं पशेमान हूँ, तू परेशान है मैं पशेमान हूँ, तू है मरकज तो मैं रक्सा तूफान हूँ। तू है मुझसे खफा मुझको तुझसे गिला, अब यही मरहला आज की रात है। वाह 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 वाह, यही मरहला आज की रात। वाह वाह आज वाह। की रात है। रंग से हूं मैं आजाद बू हूं फकत, रंग से हूं मैं आजाद बू हूं फकत, खुद से ही मिलने की आरज़ू हूं फकत। खार में गुल हूं मैं जुज्व में कुल हूं मैं, हूं फना में बका आज की रात है। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। क्या बात। खार में गुल हूं मैं जुज्व में कुल हूं मैं, हूं फना में बका आज की रात है। ना तो राहें मिली ना कोई दर खुला, ना तो राहें मिली ना कोई दर खुला, तूने कैसे दिया मुझको यूं ही भुला। तेरी ईजाद मैं मेरी ईजाद तू, अब तो वापस बुला आज की रात है। इकबाल गए नहीं भाई रजा साहब। बिल्कुल नहीं। अरे जी जी जी, माशाल्लाह। इनकारनेशन दिखाई दे रहा है। तू है सिर्रे नेहा मैं भी एक राज हूँ, वाह वाह। तू है सिर्रे नेहा मैं भी एक राज हूँ, तू जो अंजाम है तो मैं आगाज हूँ। तू भी पर्दे में है मैं भी पर्दे में हूँ, कोई पर्दा उठा आज की क्या रात है। वाह वाह, क्या बात है। तू भी पर्दे में है मैं भी पर्दे में हूँ, कोई पर्दा उठा आज की रात है। मैं हूँ तस्वीर तो तू भी तस्वीर है, मेरी आजादियों पे तू जंजीर है। ये भी लगता कभी है तू इक्सीर है, तू है क्या ये बता आज की रात है। वाह वाह थाम कर फिक्र का आईना जब कभी यूं ही देखा कि ये एक ही सूरत दिखी। मैं तेरा अक्स या तू मेरा अक्स है, कर दे अब फैसला आज की रात है। वाह 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 वाह, ये मैं फैसला तेरा तो अक्स कौन या करेगा। तू मेरा अक्स है, कर दे अब फैसला आज की रात है। पर एक बार और ये शेर, क्या ख्याल है। वाह वाह वाह। थाम कर फिक्र का आईना जब कभी यूं ही देखा कि ये एक ही सूरत दिखी। मैं तेरा अक्स या तू मेरा अक्स है, कर दे अब फैसला आज की रात है। रात ये शब नहीं है अबद सूर सुन, रात ये शब नहीं है अबद सूर सुन, फिर से खामोश है क्यों खड़ा तूर सुन। ये घड़ी है अमल के मकाफात की, कर्म का अब सिला आज की रात है। वाह ये घड़ी है अमल के मकाफात की, कर्म का अब सिला आज की रात है। जिसने जन्नत को ठुकरा दिया तैश में, उसको रोजे कयामत का क्या डर भला।
वाह वाह वाह। जिसने जन्नत को ठुकरा दिया तैश में, उसको रोजे कयामत का क्या डर भला। सर बुलंद आऊंगा तेरे दरबार में, ये मेरा हौसला आज की रात है। हाँ, क्या बात है, दूसरे मिसरे ने तो क्या कमाल कर दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर बुलंद आऊंगा तेरे दरबार में, ये मेरा हौसला आज की रात है। मैं भी नबरास हूँ। नबरास के मायने यानी कि एक तरह से डिवाइन नूर कहते हैं। मैं भी नबरास हूँ, तू भी नबरास है। मैं भी नबरास हूँ, तू भी नबरास है। नूर ही नूर दूरी में और पास है। क्या तू मुझसे कहे, क्या मैं तुझसे कहूँ, बस खामोशी रजा आज की रात है। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त शुक्रिया। भाई, जबरदस्त। भाई रजा अगर साहब आपके साथ जी। ये पसंद आई हो तो इसी लगभग जबरदस्त। इसी जमीन में एक मिलती जुलती गजल है। इरशाद। ये आगे पीछे ही उतरी थी। उतारिए, बिल्कुल उतारिए, हम लोग के साथ। ये है कि मैं हूं जिंदा यहाँ, तू बजिंदा वहां। मैं हूँ जिंदा यहाँ, तू बजिंदा वहां। कार फरमा जहां आज की रात है। लन तरानी या दीदार कर फैसला, अब तेरा इम्तहां आज की रात। माशाल्लाह माशाल्लाह, चैलेंज किया भाई, वाह। बहुत शुक्रिया इनायत। लन तरानी या दीदार कर फैसला, अब तेरा इम्तहां आज की रात है। कहकशां भी फलक पर है और माह नौ, एक तू एक मैं हूं पहाड़ी पे अब। ये हिमाकत की है एक अजब सी घड़ी, पूरी कर दास्तां आज की रात है। क्या बात है, क्या। आरिज़े शब पे आंसू खुशी के हैं ये, आज शबनम भी गर्मी लिए नार की। आरिज़े शब पे आंसू खुशी हैं के हैं ये, आज शबनम भी गर्मी लिए नार की। है ये खामोश नगमा सा फैला हुआ, जो जुबां दर जुबां आज की रात है। वाह, वाह, वाह। मैं मुसव्विर के तू, मैं मुसव्विर के तू राज है ये बड़ा। मैं मुसव्विर के तू राज है ये बड़ा, कुछ अया करके फन किसके हाथों का है। कौन पाएगा नजराना इस रात का, गश्त में अरमुगां आज की रात है। वाह, वाह वाह, वाह, वाह। वाह। मेरे सीने में दिल है जो बुर्राक है, मेरी फिक्रे निहा पेशे आफाक है। चश्म भी चश्म बीनाए इदराक है, अब तो हो जा अया आज की रात क्या है। बात, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मेरे जबरदस्त सीने, भाई जी, आखिरी जी शेर जबरदस्त भाई, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे सीने में दिल है जो बुर्राक है, मेरी फिक्रे निहा पेशे आफाक है। चश्म भी चश्म बीना इदराक है, अब तो हो जा अया आज की रात है। यूं ही पीता रहा रह के खामोश मैं है अबद, अब वो दौरे खामोशी गया। तेरी महफिल का मैं रिंद हूँ, अज अजल मस्त कर दूं जहां आज की रात है। वाह। दश्त दिल में मेरे आंख का तिल फलक, दश्त दिल में मेरे आंख का तिल फलक, आरज़ू की पड़ी जुस्तजू के मलक। दश्त वाह। दिल में मेरे आंख का तिल फलक, आरज़ू की परी जुस्तजू के मलक। अब तो आदम के उरोज का वक्त है, अब जुनू पर फिशां आज की रात है। वाह, 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 बहुत खूब। आज की रात तौहीद की रात है, आ गए दोनों शाहिद व मशहूद यहाँ। हम्म। आज की रात तौहीद की रात है, आ गए दोनों शाहिद व मशहूद यहाँ। तू भी तकले मुझे, मैं भी देखूं तुझे, कहकशां आईना आज की रात है। वाह 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 वाह, के कशा आई ना। वाह 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 तू वाह, भी इस तरह की शायर ने तकले वाह मुझे, मैं भी देखूं वाह। तुझे, आईना कहकशां आज की रात है। वक्त भी थम गया, नूर भी जम गया। वक्त भी थम गया, नूर भी जम गया, साथ खुशियों के अब तो हर एक गम गया। सोचना ऐब है, हर जमा गैब है, हर मकान ला मकान आज की रात क्या है। बात, वाह वाह वाह। क्या बात। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख्वाब में थी दुई यूं ही सोचा कि ये होगी कुर्बत भी फुरकत की तन्हाई में। ना ही फुरकत रही ना तो कुर्बत मिली, ख्वाब बस दरमियां आज की रात है। हम्म,
तेरी शोखी निहा मेरी शोखी अया, तेरी शोखी निहा मेरी शोखी अया, आज पर्दा उठे तू कहाँ मैं कहाँ। यस, तेरी शोखी निहा मेरी शोखी चैलेंज। अया, आज पर्दा उठे तू कहाँ मैं कहाँ। सामना हो जो दिलबर व दिलबर का, फिर सामनों का समा आज की रात है। क्या बात। या खुदा बेखुदी में खुदाई छुपी, मैं ही नवरास सरमद व मंसूर हूँ। वाह 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 तो वाह। यहाँ जरा सरमद और मंसूर के एटिमोलॉजिकल मीनिंग्स को भी लिया गया है नवरास के भी। तो इटर्नल और बेमिसाल मोती, और नवरास यानी कि भगवान का नूर। या खुदा बेखुदी में खुदाई छुपी, मैं भी नबरास सरमद व मंसूर हूँ। आज दारो रसन सेज बनकर सजे, वस्ल का इम्तिहान आज की रात। वाह 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 वाह, क्या वाह वाह बात है, वाह वाह क्या वाह बात वाह। है। फिर एक बार फिर ये शेर। या खुदा बेखुदी में खुदाई छुपी, मैं ही नबरास सरमद व मंसूर हूँ। क्या बात है। आज दारो रसन सेज बनकर सजे, वस्ल का इम्तिहान आज की रात है। वाह वाह आप वाह। आप डटे रहे, इसमें कोई शुबा नहीं। अब उधर का क्या समा था कुछ पता नहीं। नहीं नहीं, इसी पे देखिए, ये गजल इस मक्ते पे खत्म हुई थी, जी। और अगली जो गजल उतरी इसी जमीन में, उसका मतलब गौर फरमाए। देखो देखो उसे आशिक़े सरबदस्त, सरमदी है रवां आज की रात है। हम्म। देखो देखो उसे आशिक़े सरबदस्त, सरमदी है रवां आज की रात है। आज की रात बस आज की रात है, नूर नबरा सया आज की रात है। वाह वाह वाह, बिल्कुल। कैसी देखो ये इंसान की रूदाद है, कि सदी दर सदी फिर से बेदाद है। कैसी हम्म। देखो ये इंसान की रूदाद है, कि सदी दर सदी फिर से बेदाद है। सीता झेलेगी फिर इम्तहान, नार का इम्तहान आज की रात है। हाँ, क्या बात है, बहुत क्या खूब। बात, क्या बात है। फिर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर चढ़ेंगे सलीबों पे कितने मसीह, फिर हम्म। चढ़ेंगे सलीबों पे कितने मसीह, रक्सादारो रसन पे नजर आएंगे। कितने प्यासे चिरागों से गुलदश्त में खाके सद हो चुका आज की रात है। द्रौपदी हो चुकी उरिया दरबार में, द्रौपदी हो चुकी उरिया दरबार में, फिर न आया बचाने कन्हैया उसे। वाह द्रौपदी हो चुकी उरिया दरबार में, फिर न आया बचाने कन्हैया उसे। हो गए दफन ईमान, रोया कोई वक्त जब्ते फुगा आज की रात है। वाह वाह वाह। और फिर एक महाभारत का एक इमेज है कि इल्म भूले के पहिया है धंसने लगा, हम्म। इल्म भूले के पहिया है धंसने लगा, काट दी अब तो अख्तर में सब निस्बतें। हम्म। इल्म भूले के पहिया है धंसने लगा, काट दी अब तो अख्तर में सब निस्बतें। कितने करणों की फिर से चढ़ेगी बली, महाभारत अया आज की रात है। करोड़ों की फिर से चले। वाह 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 वाह। कितने करणों की फिर से चढ़ेगी बली, महाभारत अया आज की रात है। शम्स भी है जमाने में तबरेज भी, हम्म। शम्स भी है जमाने में तबरेज भी है, फजा वहशतो दर्द अंगेज भी। मसनवी की है हाजत फिर इस दौर में, अब वो रूमी कहाँ आज की रात है। क्या बात है। वाह वाह। मसनवी की है हाजत फिर इस दौर में, अब वो रूमी कहाँ आज की रात है। जो भी बिकना था सब कुछ तो अब बिक चुका, हम्म। जो भी बिकना था सब कुछ तो अब बिक चुका, थाम लो प्यार को और है क्या अभी। वाह जो भी बिकना था सब कुछ तो अब बिक चुका, थाम लो प्यार को और है क्या अभी। अब तिजारत नहीं बस मोहब्बत दिखे, तर्क सूदो जिया आज की रात है। वाह वाह वाह, वाह। क्या बात। तर्क हो सूदो जो जिया। अबरे सियाह तो हमें गम नहीं, हो हम्म। जो अबरे सियाह तो हमें गम नहीं, हाथ में जाम मैं है कोई सम नहीं। चांद महरूम नजरों से है तो रहे दाग दिल तो नुमा आज की रात है। वाह 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 वाह। चांद महरूम नजरों से है तो रहे दाग दिल तो नुमा आज की रात है।
यूं ही आजाद चल पर्वतों से उलझ ये जहां है कफस ये हकीकत समझ, तेरी चश्मे तजल्ला है नूरे शिफा, तेरा दिल आशियां आज की रात है बहुत हिना जो लगाए वो दस्ते फलक, आतिशी हो उठा जिससे सारा उफक, है ये कुहना जहां का ही खूने शफक, फज्र में नौजहां आज की रात, फज्र में नौजहां आज की रात है। अक्लो दिल दोनों शातिर हैं उलझे हुए, पेचो खम जिंदगी के हैं सुलझे हुए, जान अव्वल है उसकी हिफाजत करो, जान ही जाने जा आज की रात है। और मख्ता पेश खिदमत है, थी ये दिल में दबी कुहना जो दास्तां, आज उभरी उबल कर न थामो इसे, थी ये दिल में दबी कुहना जो दास्तां, आज उभरी उबल कर न थामो इसे, सुन लो नबरास को आज कुछ ना कहो, सुन लो मियां आज की आज रात। की वाह 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 बहुत वाह शुक्रिया, वाह। बहुत शुक्रिया, भाई बहुत वाह शुक्रिया, कमाल है, कमाल है, बहुत इम्प्रेस किया, जबरदस्त। बहुत क्या बहुत बहुत उड़ान है, शुक्रिया। क्या इनायत सोच है, इनायत इनायत। बहुत वाह। जबरदस्त। गौहर साहब, अब आप एक सुनाएं, फिर क्वेश्चन आंसर कर इतनी खूबसूरत गजलों के बाद क्यों दीजिए। माहौल खराब नहीं नहीं, करना माहौल चाहते नहीं खराब होगा, माहौल नहीं खराब। नहीं नहीं, माहौल में चार चांद लग जाएंगे बहुत साहब। अच्छा लगेंगे आप। मेरी मेरी नज़में ज्यादातर माहौल खराब करने वाली होती हैं, नहीं क्योंकि जी, माहौल खराब है खराब इसलिए। खराब है, उसको ठीक कर दे थोड़ा सा। अ, ये सुन लीजिए, जर्द पत्तों का बन। जी जी। अ, फैज साहब की नज्म और फैज साहब से चुराए हुए ख्याल और फैज साहब से लिए हुए अल्फाज हैं इसमें, और उसकी वजह यह है कि ये जो कुछ पाकिस्तान में हो चुका वो अब हिंदुस्तान में हो रहा है। तो ये नज्म लिखी थी मैंने, और जब उनकी बेटी को भेजी ये नज्म कि अगर इजाजत हो तो मैं इस नज्म को आगे वाह। लोगों तक पहुंचाऊं, तो उनका जवाब ये था, हमें पहले ही से पता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है, बस यही है कि कुछ चीजें देर से हो रही हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जर्द पत्तों का बन, ये फैज साहब की लाइनें हैं, उनकी नज्म इंतसाब से, और मैं ये समझता हूँ कि मैंने उससे खूबसूरत इंतसाब अभी तक तो नहीं पढ़ा है, जी आगे नहीं मालूम, लेकिन डेडिकेशन उससे खूबसूरत शायद किसी ने लिखा नहीं है अभी तक। जर्द पत्तों का, जी। जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, जब पढ़े थे ये मिसरे तो क्यों था गुमा, जर्द पत्तों का बन फैज का देश है, दर्द की अंजुमन फैज का देश है, बस वही देश है जो कि तारीख है, बस उसी देश तक है खिजा की डगर, बस वही देश है जर्द पत्तों का बन, बस वही देश है दर्द की अंजुमन। बहुत खूब, मुझको वाह। क्यों था यकीन, आदाब, मुझको क्यों था यकीन के मेरे देश में जर्द पत्तों के गिरने का मौसम नहीं, मुझको वाह, क्यों था कि मेरे देश में जर्द पत्तों के गिरने का मौसम नहीं, मुझको क्यों था यकीन के मेरे देश तक पतझड़ों की कोई राहगुजर ही नहीं, इसके दामन पे जितने भी धब्बे लगे अगली बरसात आने पे धुल जाएंगे, इसके दामन पे जितने भी धब्बे लगे अगली बरसात आने पे धुल जाएंगे, अब जो आया है पतझड़ मेरे देश में, धड़कने जिंदगी की है रुक सी गई, खंजरों की जबां रक्स करने लगी, फूल खिलने पे पाबंदियां लग गईं, कत्लगाहें सजाई गई जा बजा, और इंसाफ सूली चढ़ाया गया, खून की प्यास इतनी बढ़ी आखिरश, जामुमीना लहू से छलकने लगे, नाम किसके करूं इन खिजाओं को मैं, नाम किसके करूं इन खिजाओं को मैं, किससे पूछूं बहारें कहाँ खो गईं, किससे जाकर कहूं जर्द पत्तों का बन अब मेरा देश है, दर्द की अंजुमन अब मेरा देश वाह। बहुत है। खूब। ए मेरे हम नशी जर्द पत्तों का बन, दर्द की अंजुमन आने वाले सफीरों की किस्मत नहीं, ये भी सच है कि उस फैज के देश में चांद अब भी निकलता है हर शब वहां, पाबजोला सही फिर भी सच है यही, जिंदगी अब भी रक्सा है उस देश में,
कत्लगाहें सजाई गई जा बजा, गाजियों की भी कोई कमी तो नहीं। और मेरे देश में रात लंबी सही, चांद मध्यम सही, फिर भी है ये यकीन, खल्क उठेगी हाथों में परचम लिए, सुबह पाजे पहने हुए आएगी। रन पड़ेगा बहारों खिजाओं का जब, रंग बिखरेंगे और रात ढल जाएगी। जर्द पत्तों का बन भी सिमट जाएगा, दर्द की अंजुमन भी सिमट जाएगी। दर्द वाह, की क्या बात है भाई गौहर साहब, क्या बात है। अब बहुत हम इस बहुत पे अब रुकते हैं और क्वेश्चन जी, आंसर का थोड़ा सा सेशन होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। उससे पहले हमें अगले हफ्ते का अनाउंसमेंट करना। अब मैं डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला भाई, आप हैं यहाँ मौजूद? जी, अगले हफ्ते we have a very famous scholar of South Asian studies, particularly Indian Muslims, Indian subcontinent Muslims की जो हिस्ट्री है 19th and 18th centuries की, उसमें प्रोफेसर गेल मेनो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो टॉक जो दे रही हैं वो 4 अर्ली मुस्लिम वीमेन ऑथर्स के ऊपर, तो आप जरूर शामिल हों। Introductory remark will be given by Dr. Akbar Haider, who is associate professor at University of Texas at Austin, and concluding remark by Dr. Asia Alam, who also is an associate professor there. And again, Professor Gail Mino just retired from, the same university, and she was very well known throughout the time, and everybody in the Urdu literature knows about her contributions. So अब आज के जो होस्ट ट्रेडिशनली हैं डॉक्टर रफत हुसैन, वो एक दावत में गए हुए हैं, तो उनकी जगह मैं ही इस काम को अंजाम दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद, मैं ऑडियंस में देख रहा था, हटा ले फैसल, इसको जरा सा हटा दे फैसल, टेक इट आउट। जी, अब्दुल्ला भाई हैं वैसे, अब्दुल्ला भाई, मेरे ख्याल है उस वक्त शायद अनम्यूट नहीं कर पाए होंगे इसलिए जी कि जी ब्लॉक था उस वक्त। बोलिए। अच्छा, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मौजम साहब चूंकि अलील हैं, थोड़ा वो आ नहीं पाए, तो उनकी कमी को इस तरह से हम पूरा करेंगे कि मैंने रवि साहब को कहा कि भाई फ्यू सेंटेंसेस में 1-2 मिनट में वो कुछ कहें, आपसे कह रहा हूँ। और एक हमारे बहुत ही सीनियर प्रोफेसर यहाँ पे हैं, प्रोफेसर विनोद मुबई साहब, तो प्रोफेसर विनोद मुबई साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब और प्रोफेसर रवि, इन लोगों से दरखास्त है कि अपने बेशकीमती 2-3 मिनट या 2 मिनट लें। और रवि साहब आपसे, जी रवि सिन्हा साहब। थैंक यू रजी साहब, बहुत शानदार और इतने खूबसूरत लेक्चर और गजलों के बाद मेरे पास जरा स्लो कर दोगे वो, तो जरा लो कर दोगे। आई हैव टू लिसन टू सम। सॉरी अब्दुल्ला भाई, पीछे बोल रहे हैं तो जी आ, जी मैं आ, आप जी जी। सो मेरे पास तो, मैं जैसे गौहर साहब कह रहे थे, मैं माहौल खराब नहीं करना चाहता, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग टॉक था प्रोफेसर जोशी का कि मैं सोच रहा था, आ, आ, आम, सवाल दिमाग में आए बिना रह नहीं सकता। उन्होंने इतनी खूबसूरत, मैं कहूँगी कि थियरी ऑफ पोइट्री दी, और साथ साथ थियरी ऑफ साइंस भी। मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि उसमें, उस मॉडल में जहां आप मैपिंग कर रहे हैं रियल से कंसेप्चुअल को, जी, और आपका कहना ये है कि पोएट्री जो है वो मैपिंग में है, तो समझने के लिए मैं एक दूसरे लफ्ज को बीच में ला रहा हूँ, इमेजिनेशन। आपने सही कहा कि साइंस को लोग सोचते हैं कि उसमें इमेजिनेशन का की कोई जगह नहीं है, और ये बहुत ही जबरदस्त गलतफहमी है। उसमें इमेजिनेशन की के बिना काम ही नहीं चलेगा। लेकिन जो हर क्रिएटिव इमेजिनेशन जो है एक तरह का कॉन्स्ट्रेंड इमेजिनेशन होता है, और देखना ये होता है कि कॉन्स्ट्रेंट्स किस तरह की हैं।
तो इमेजिनेशन तो मैं नहीं जानता, आप इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि इस बॉडी से मेरा माइंड या इस शरीर से मैं कैसे पैदा हुआ और क्या रिश्ता है। लेकिन अगर इमेजिनेशन की हमारी कैपेसिटी को अगर हिडन भी रहने दिया जाए, तो साइंस में जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है उसमें कॉन्स्ट्रेंट जो है वो एक तरह से रियलिटी है या यूनिवर्स है, या उस जो भी इमेजिनेशन आप इस्तेमाल करें और कंसेप्चुअल मॉडल तक पहुंचें, तो उस कंसेप्चुअल मॉडल को यूनिवर्स को रिप्रोड्यूस करना होता है, रियलिटी को रिप्रोड्यूस करना होता है, तो वो कॉन्स्ट्रेंट है। तो जो कॉन्स्ट्रेंट इमेजिनेशन हर क्रिएटिव इमेजिनेशन का इनेविटेबल हिस्सा है, उसमें साइंस में तो हमें दिखाई दे रहा है कि कॉन्स्ट्रेंट जो है वो रियलिटी है, वो यूनिवर्स है। पोएट्री में जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है वो भी किसी न किसी रूप में कॉन्स्ट्रेंट इमेजिनेशन होगा। उसमें कॉन्स्ट्रेंट क्या है? मुझे लगता है कि सिर्फ बहर या सिर्फ मीटर या जिस फॉर्म रवि साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमने सिर्फ 3 लोगों से ब्रीफ कमेंट्स अपने रिमार्क्स के लिए कहा है, क्वेश्चन आंसर बाद में आएगा। तो राइट, अच्छा ठीक है, चलिए, मेरे पास कमेंट तो कोई नहीं है, मेरे पास कमेंट तो कोई नहीं है। मैं बस सवाल पूरा कर दूं, जब भी प्रोफेसर जोशी को मौका मिलेगा वो अगर चाहेंगे तो जवाब देंगे। मैं आधे सेंटेंस में जवाब दे देता हूँ। बहुत मजेदार, बहुत ही दिलचस्प सवाल आपने पूछा है। तो मेरे ख्याल में जो कंस्ट्रेंट शायरी में है, वो कंस्ट्रेंट आता है आपके कल्चर से और लैंग्वेज से। दैट इज द सोर्स ऑफ द कंस्ट्रेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अब डॉक्टर अब्दुल्ला साहब को दावत दे रहा हूँ। वो यहाँ के बहुत ही सीनियर पर्सनालिटी हैं, लिटरेचर से बड़ा ताल्लुक है और इत्तेफाक से वो भी साइंस के बैकग्राउंड से है। ही इज ए स्टैटिस्टिशियन। सो अब्दुल्ला भाई। जी सर, मैं आ रहा हूँ। आप आ जाइए सर, मैं आई थिंक फॉर सम रीजन मेरा वीडियो नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बात है बहुत और मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पीछे शोर भी है, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग टॉक मेरे ख्याल से हमने तो कभी नहीं सुनी, जिसमें एंड आई ऑलवेज थॉट कि भाई कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, हकीकी और मजाजी दोनों। इसकी बहुत सी एग्जाम्पल भी दी कि आमतौर पे जो बड़े साइंटिस्ट हैं वो आप देखिएगा, साइंटिस्ट या कोई भी एक डाइवर्जन के लिए भी पोइट्री को इस्तेमाल करते रहे, या कोई आर्ट फॉर्म। अनस्क्रीन साहब वायलिन बजाते रहे, कोई हिस्टोरियन शिबली नुमानी ने, इवन इमाम खुमैनी ने भी शायरी की। तो डाइवर्जन के लिए इट इज लेकिन मैं अभी तक उस टॉक में इतना उलझा हुआ उसको ऑब्जर्व नहीं कर सका हूँ पूरी तरीके से। तो इट वाज रियली इसको तो कहीं लिटरेचर के उसमें एक कोर्स में शामिल होना चाहिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से। एंड मैंने बहुत कुछ सीखा आज, और दैट्स इट। सवाल जवाब जो है, जो सवाल उठाया गया वो बहुत अच्छा था, और आपने उसका एक लाइन में जवाब भी बहुत अच्छा दे दिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं मुबई साहब को दावत दे रहा हूँ। विनोद साहब, आप हैं? डॉक्टर मुबई जी रजी साहब, मैं जरा लेट इसमें आया। आई केम इन ओनली हाफ वे। जब सॉरी, एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं आया तो जोशी साहब अपनी सुना रहे थे, तो मैं आधे आई केम इन हाफ वे इनटू हिज टॉक। मैं थोड़ा लेट हो गया। तो बात तो बहुत ही दिलचस्प थी, एंड आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट। और जो रवि ने सवाल पूछा, आई थिंक इट हैज टच्ड ऑन जो इसेंशियल्स के बारे में, कि मजाजी और हकीकी दोनों का रिश्ता ऐसा गंभीर है कि हम शायरी में भी उसको पाते हैं, और साइंस जिसका हमसे हमारे जिंदगी भर ताल्लुक रहा है, हम उसमें भी देखते हैं। जैसे जोशी साहब ने कहा, बहुत
very good observation के हम conventional science करते हैं और जो great science के they go outside the convention. तो मेरा सवाल एक छोटा सा शायरी में ये है कि कल्चर के तहजीब के भी कोई कन्वेंशंस हैं, तो शायरी में हम जो कभी कभी ऐसी चीजें लाते हैं जो कन्वेंशन से लगता है कि बाहर निकलती हैं, बट स्टिल लैंग्वेज के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो फॉर्म के रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अक्सर उस पे काबू रखते हैं। तो एक मेरा बेटा अरबी का स्कॉलर है, अरबी पोइट्री का, तो उसने मुझे पता लगा कि एक शायर हैं इराक के, हुसैन मर्दान, तो उन्होंने बहुत ही क्रिटिसिज्म किया जो कन्वेंशनल अरबी शायरी दैट वी हैव ऑल लर्नड उर्दू शायरी एंड फारसी शायरी फ्रॉम मीटर एंड कन्वेंशन। तो उन्होंने कहा कि मीटर इज लाइक अ ग्लू दैट इज नॉट कीपिंग मी कंस्ट्रेंड इनटू अ पर्टिकुलर फॉर्म और मीटर से आगे जाना चाहिए एंड सो ऑन। तो मुझे ये जो आपने हकीकी की बात की, शायरी में ऐसे थॉट्स भी हैं कि हमारा कंस्ट्रेंट विद द कन्वेंशन इज सच कि हम मीटर और जुबान के आगे जाके कोई एग्जांपल्स लें। आपने बहुत उम्दा शेर सुनाए अपने, और रूमी के और इकबाल के तो खैर लाजवाब हैं, मगर कोई ऐसा भी एग्जाम्पल है कि वेयर वी हैव टू ब्रेक these bounds of meter and of convention and go outside to express our thoughts? ये मेरे कुछ जहन में आपको सुन के बात आई। Thank you very much। और it is so rare to hear these kind of things these days, जो सिचुएशन चल रही है अभी हिंदुस्तान में या बाहर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इस स्टेज पे। अभी जो डिबेट हुई, रवि साहब ने जो सवाल उठाया, उसमें मेरी समझ ये कहती है कि वो जो मजाजी वाले कंस्ट्रेंट हैं वो साइंस में जाहिर के हैं ही सारे के सारे, लेकिन जो हकीकी वाले कंस्ट्रेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो फिर जरूरत इस बात की पड़ती है कि थोड़ा गहराई से सोचें, और उसमें जिस तरह साइंस में रियलिटी, कॉस्मोस की रियलिटी, हमारे एनवायरनमेंट की रियलिटी और हमारे समाज की रियलिटी कंस्ट्रेंट बनती है, वैसे ही शायर के लिए भी मेरे ख्याल में या क्रिएटिव राइटर के लिए वो सारे जो इश्क मजाजी वाले कंस्ट्रेंट हैं वो रहते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वही कंस्ट्रेंट जो साइंस में हैं वो एक क्रिएटिव राइटर के भी कंस्ट्रेंट होते हैं कि वो किस समाज में पल रहा है और क्या रियलिटीज हैं और उसके साथ एक्सपोजर क्या है। साइंस में भी बिल्कुल यही कंस्ट्रेंट है। अगर एक्सपोजर ज्यादा नहीं है, उसकी मिसाल बहुत खूबसूरती से प्रोफेसर अमिताभ जोशी ने दी है कि इकबाल का जो होराइजन है, जो कैनवस गया, कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। उन्होंने अलग अलग ट्रेडिशंस को समझ करके और जो कुछ क्रिएट किया उसमें कंस्ट्रेंट कम हो गए इस वजह से कि उनका, लेकिन कंस्ट्रेंट वही है कि एक्सपोजर कितना है, रियलिटी क्या है उसके चारों तरफ की, और साथ में उसका समाज इस तरह से। अब जो है दो और क्वेश्चन, देखिए ऐसा है कि 2-3 क्वेश्चन है और बहुत ब्रीफली उसके जवाब आपको देने और उसके बाद भागना है लोगों को, थोड़ा सा सॉरी इस बात से। तो डॉक्टर सैयद आमिर इज द नेक्स्ट पर्सन। आमिर भाई, आमिर भाई। Thank you. I'm just trying to unmute myself और वीडियो ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो पहले तो मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ, दो असहाब जो आज के सिलेक्शन हैं आउटस्टैंडिंग,
बड़ा ही अच्छा इंतखाब है माशाअल्लाह। और दोनों ने बड़ी आलिमाना बात की है। तो प्रोफेसर जोशी के बारे में मुझे ख्याल ये आया कि मिडिल एजेस में हमें मालूम है, पढ़ा करते थे कि जो लोग फिलासफर होते थे वो सारे उलूम में उनकी दस्तरस होती थी, केमिस्ट्री और अल्केमी और फिलासफी और डॉक्टरी और शायरी। तो आपकी वो सुन के वही बात याद आ गई। लेकिन अब जमाना ऐसा है कि अभी सुनने में नहीं आता कि कोई एक शायर और कोई इस कदर आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एक ही शख्स में ये बातें इज्तिमा हो गया हो इन बातों का। बहुत इस बात का मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इस, और वो भी बड़ी गहराई से, ये भी नहीं कि सुपरफिशियली कोई सतही तौर पे आपने जो बात की शायरी में इकबाल की या मौलाना रूमी के जो अशार और फारसी के, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। कुछ कहना और मजीद मुझे है नहीं, बस दो सिंपल सवाल से हैं मुझे, और मैं कोई फिलासफी का कोई गहरी बात नहीं पूछूंगा आपसे। एक तो ये कि जब आप लेक्चर देते हैं साइंस के में, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, तो उसमें अपने अशार या दूसरों के अशार भी इस्तेमाल करते हैं और उससे कुछ और फायदा होता है स्टूडेंट्स का। दूसरी बात सिंपल ये है कि जब आप ड्रीम आपको होती है शरारत को, तो यू थिंक अबाउट साइंसदान की हैसियत से या शायर की हैसियत से, नॉट थिंकिंग, बट जो ड्रीम्स आपकी आती हैं वो उनमें कौन सा पहलू नुमाया होता है। थैंक यू। Amitabh Saab, let's switch to English because some of our members are Sure, really sure. finding it hard. Yeah, no, especially so not- thank you so much, Syed Saab, for your kind words. So the first question was, do I use poetry? I use poetry from Urdu, Persian, sometimes English also, in my scientific talks. I use poetry in scientific papers. I have often, written scientific papers, scientific review articles in which each section is started by a couplet. With and I do my own verse translations into English also. So I definitely do incorporate it, and I think it brings something more to the paper. Or what I feel is, supposing somewhere else in the world, could be an Indian, could be a Pakistani, somebody who understands Urdu, picks up a scientific journal, reads some paper on Drosophila, life history, evolution. So, oh my God, there's Urdu poetry in this. That's great. The other question was, you see, if I think of myself, what is my self-image? My self-image is primarily that of a poet. I think, or if you like, the self-image is that of an ashik. And ashik hona is very important. I mentioned You froze. फ्रीज हो गया इसी वजह से। रजा साहब, आप आशिक होने का मतलब बता दीजिए कि जैसे वो शायद आप उनके दिल की बात समझ रहे हो। हाँ, मैं जब तक वो जवाब तो अमिताभ जी ही दे सकते हैं, प्रोफेसर अमिताभ ही दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर किसी एक साइंटिस्ट से ये पूछा जाए कि आप इस्तेमाल करते हैं या आप जो हैं वो ख्वाब के हिसाब से किस तरह से अपने को देखते हैं, तो जाहिर है कि अपने कल्चर से निकला हुआ आदमी उसको ये बात आया हो ही जाती है बहुत जल्दी कि वो प्राइमरी तरह से देखना शुरू कर देता है, क्योंकि अब आप अपनी जबान जानते हैं, अपने ख्यालात जानते हैं और किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन इन दोनों में कोई तजाद नहीं दिखाई देता। यानी स्विच ओवर जो मैंने कहा था शुरू में भी कि सड़क के इस किनारे पर हैं या उस किनारे पर हैं, दोनों तरफ क्रिएटिविटी है और दोनों तरफ ख्वाब हैं कुछ अचीव करने के, इश्क हकीकी तक पहुंचने के। तो वो बिल्कुल सही बात है, बिना आशिक हुए आप
ना साइंस कर सकते हैं और ना ही आप पोएट्री कर सकते हैं। कम से कम अच्छी तो नहीं कर सकते, मजाजी तक पहुंच जाएं, बहुत लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन हकीकी नहीं हो पाएगी। थैंक यू। जी जी, इम्तियाज साहब, डॉक्टर इम्तियाज, पर वो तो है नहीं आंसर। डॉक्टर इम्तियाज। Yes, yes, I'm here. Yeah, please be brief, and the response should also be very brief because of the time constraint. Sure, thank you. Now I see Professor Amita Joshi is not here, but in any case, I first want to thank Professor, scientist, poet Amita Joshi ji for very thoughtful and informative presentation and beautiful, beautiful recitation of poetry. My question is, I mean, he talked about haqiqat and reality, etc. Is the universe which we see around us perceived or real? And if it is perceived, is it like our perception of time and space, which are essentially human construct? And my comment regarding Iqbal is he was a great poet and very big inspiration to people who enjoyed his poetry, but as a political visionary, events have proved he failed in the creation of Pakistan. That's from my side. I cannot answer these questions on behalf of Professor Joshi, but let me try to only talk about my thought. In my opinion, the world, the cosmos is real. This debate has gone on for centuries, that whether it's only perceived or it is real cosmos, and the reality around us is real or it's only in our imagination. So the literature is full of debate in metaphysics and physics about that. But I am a votary of reality, which is there. If you look at Lokai tradition, from centuries, people have argued that what we can sense is real, except for that, everything is, they talk about it in a very harsh language. But anyway, the other question which you asked does interest me, because there is a distortion of history which has taken place for about 100 years. And people have been saying that it was Iqbal who thought about Pakistan. In my opinion, it is completely wrong understanding of what Iqbal said at that time. And the debate that was going on, Iqbal comes up with an idea that there has to be a union of various, and he thought in terms of three of them, where there will be, in one of them, there will be a majority of Muslims, and the other two will have majority of. But anyway, I'm not getting into that. It's wrong to say that Iqbal was the originator of idea of Pakistan. Okay, let's move. I'm not a fan of Iqbal like Professor Joshi. Okay. Even then, I need to defend, because it's distortion of history. Okay, next question, it comes from Dr. Shahid Siddiqui. Thank you. Thank you so much. Yeah, yes. Thank you so much, Razi Saab. First of all, I would like to congratulate you for arranging this wonderful gathering. And Professor Joshi provided a fantastic forum. So I will go back to something that Gohar Raza Saab said.
and that was about imagination. That imagination is the key, whether it is poetry or science, and to go beyond Majazi or the x-dimensional to x plus dimensions, you have to really go with the flight of the imagination. And I will quote Jigar Murabadi here, who says, "Ye mehro mah mere hamsafar rahe barson, ye mehro mah mere हमसफर रहे बरसों, फिर उसके बाद मेरी गर्द को भी पा न सके." So the imagination is the one that takes you the big leap and provides you with whether you go into from x to x plus dimensions in finding the scientific reality, or going from majazi to haqiqi, or maybe it is poetry, and it is always a mystery of khayal. And I will just quote a little couplet here. मैं तही जमीन से हूँ आशना, सरे आसमां की खबर है, मैं हर एक बज़्म का राज़दां है, हर एक जहां की खबर मुझे, तेरी खलवतों का नदीम हूँ, तेरे आस्था की खबर मुझे, तेरी महफिलों में गया हूं मैं, तेरी मंजिलों में रहा हूं मैं, मगर आज तक ये न खुल सका कि मुझे ख्याल है क्यों तेरा। शुक्रिया। The last question comes from Dr. Abdul Jabbar, who was trying to or is struggling to understand for the better part in Urdu. Dr. Jabbar, what you got? Can you unmute yourself? You should. No? Okay. Now I got it. Okay, Good. thank you. Good. So wonderful. Even though I'm language challenged, I have a very specific question regarding science. We do science and write science in prose. We don't do poetry in descriptions. But you did tell us that you insert poetry in your paper. That's a great. So also when we write science, we don't do too well too. So in prose. So how do you really, for younger generation of people, when they think about science, the imaginative endeavor, how do you inculcate this kind of power into them, so that the science really kind of gives people the imagination, also the encouragement? That's what I wanted to ask you about. Thank you. Well, I think for that, one way is to do it by example, and of course with our own students we talk about this. One of the things is this particularly drab way of writing scientific papers is a very recent phenomenon. For example, if you look at papers or books in my own field, I read a lot of older biology work written in the 19th century, and a lot of that is very, very well written. I mean, it would pass muster as really good writing. I mean, Darwin is a good example. Darwin is eminently readable. So was Francis Galton. This is a fairly recent phenomenon, this peculiar antiseptic way of writing scientific papers with no literary appeal to them. I mean, why should a scientific paper not also read well as a piece of literary writing? I don't see why not. And I try to talk to younger people about this and say, look at some of the old people. They're so much fun to read also. They're so beautiful.